आज की क्लास शुरू करने से पहले जो हमारा थर्मोकेमिस्ट्री का एक बेसिक कंसेप्ट हमने लास्ट क्लासेस में पढ़े हैं उनको रिपीट कराने के लिए, याद दिलाने के लिए बड़े छोटे छोटे से एक दो न्यूमेरिकल में करा करके फिर आज की क्लास मैं शुरू करता हूं जिसमें हमें थ्योरी डिस्कस करनी है। तो एक ये न्यूमेरिकल सामने लिखा हुआ है, आप इसे 1 मिनट के लिए पढ़ो और अपना ओपिनियन बताओ कि हम इसमें क्या करेंगे। बहुत आसान, बड़ा सिंपल सा एक ये न्यूमेरिकल है। सॉल्व करो, कॉपी पेन लो और सॉल्व करना शुरू करो इसे। बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है। देखो क्या कहते हैं, ये पूछना क्या चाह रहे हैं। कैलकुलेट डेल्टा एफ इंडिकेट करता है फॉर्मेशन एच, ये डिग्री लिखा होना या 0 लिखा होना, यानी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। डेल्टा मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन, और ये किसके लिए है? HCl के लिए हमें बतानी है। ये बतानी है, हमें कैलकुलेट करनी है। बॉन्ड एनर्जी हमें गिवन है H2 की, बॉन्ड एनर्जी हमें गिवन है क्लोरीन की, ये दोनों वैल्यूज गिवन है। अब हमें फाइनली क्या बताना है? हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें बतानी है। तो डेल्टा एच एफ ये आपका टारगेट है। अब एक फॉर्मूला आपको कराया होगा, स्टैंडर्ड जो इक्वेशन रिक्वायर्ड है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। बताओ किसी ने किया है तो। सबसे पहले हमें डिजायरेबल इक्वेशन लिखनी है। देखो H2 गैसियस रिएक्शन करता है Cl2 से, गैसियस से फॉर्मेशन हो जाती है HCl की, और गैसियस है ये HCl। और अगर मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करता हूं तो 2 है, लेकिन हीट ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल के लिए हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रखते हैं। किसी भी कंपाउंड का 1 मोल उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से जिनसे वो बनता है। HCl किससे बना है? H से बना है, Cl से बना है। तो यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन इसका हमें 1 मोल बनाना है तो इस पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा या मल्टीप्लाइड बाई 1/2 करना पड़ेगा, तब हमें 1 मोल मिल पाएगा ना। तो मैं यहां लिख दूंगा 1/2 H2 गैसियस प्लस 1/2 क्लोरीन गैसियस गिव्स HCl गैसियस। ये डिजायरेबल इक्वेशन है। जो भी डेटा इसका हमारे पास आएगा उसको 1/2 हमें करना चाहिए। पहली बात तो ये है। अब डेल्टा एच एफ क्या होता है, ये हमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सोचना है कि डेल्टा एच एफ क्या होता है। डेल्टा एच एफ स्टैंडर्ड, जो हमारे पास रिएक्टेंट हैं उनकी बॉन्ड एनर्जीज का समीशन लिखाया होगा कभी। समीशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट माइनस समीशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट। तो डेल्टा एच एफ मुझे कैलकुलेट करना है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/2, ये सबमिशन कर रहा हूं इसका मैं, 1/2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ, सबमिशन जब मैं करूंगा तो किस किस की एनर्जी मुझे लेनी पड़ेगी? रिएक्टेंट हाइड्रोजन, रिएक्टेंट क्लोरीन। तो बॉन्ड एनर्जी जो भी है उसे, क्योंकि मुझे 1 मोल HCl के लिए निकालना है, तो 1/2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस 1/2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ, बी का मतलब बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन।
माइनस का साइन ये आ गया माइनस, ये तो हो गया समीशन। अब यहाँ समीशन तो होगा नहीं क्योंकि ये तो एक ही है, तो मुझे इधर समीशन करने की जरूरत नहीं, बस जो भी मेरे पास प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को लिख दूंगा मैं। यहाँ प्रोडक्ट क्या है मेरे पास, HCl, यानी बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl। ये वैल्यूज जो भी मुझे गिवन है यहाँ रख दो। 1/2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कितनी गिवन है ये 437 मल्टीप्लाइड बाय 437 किलो जूल पर मोल प्लस 1/2 कितनी है गिवन क्लोरीन, क्लोरीन की 244 किलो जूल पर मोल माइनस हाइड्रोजन क्लोराइड की 433 ये तो 1/2 नहीं है। तो ये जो भी वैल्यू आएगी हमारी ये होगी इक्वल टू विद डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर HCl। ये कभी कहीं थ्योरी जब मैं बता रहा हूंगा तो हमने इसको डिस्कस किया होगा, तो आप इसे कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने के बाद ये बात आपको पता चल जाएगी। इसे देख लो, सोच लो, कोई बात अगर इसमें पूछनी है तो मेरे से पूछ लो, कोई डाउट अगर किसी का है तो मेरे से पूछ लो। कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करके जो भी सही आंसर है ये आ जाएगा -92.5 किलो जूल पर मोल। रुपेश का आंसर है ये, ठीक बताया रुपेश ने, करेक्ट है बिल्कुल। न्यूमेरिकल इसके बाद में करेंगे, पहले हम थोड़ी सी ये थ्योरी पढ़ लेते हैं। स्पॉन्टेनिटी बताने से पहले मैं थोड़ा सा इसकी और डिटेल पर जाता हूं, जहां से हमने इन चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करा था। केमिस्ट्री में मेन दो बातें हैं, कोई केमिकल रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं। अब जैसे हम कह देते हैं ना, हमारे लिए बड़ा आसान होता है कहना कोई केमिकल रिएक्शन लिखा मैंने, जैसे आपको दिया गया ए कोई रिएक्टेंट है, उसने बी से रिएक्शन कर दिया, प्रोडक्ट बन गया सी, ये प्रोडक्ट बन गया पी। अब इसमें जो डिस्कस करने वाली चीजें हैं, बहुत सारी चीजें इस केमिकल रिएक्शन में डिस्कस करने वाली हैं। नंबर 1, जब भी हम किसी रिएक्टेंट को दूसरे किसी कंपाउंड के साथ मिक्स करते हैं तो प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, पहला क्वेश्चन। दैट मीन्स फिजिबिलिटी की बात हो रही है, रिएक्शन होगा या नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कोई आसान काम नहीं है। कंपाउंड को देख करके, प्रैक्टिकली तो हम करते ही हैं, केमिस्ट्री का दूसरा हिस्सा होता है प्रैक्टिकल, टेस्ट ट्यूब में हम लेते हैं, वहां हम देख लेते हैं, फिर उसे टेस्ट कर लेते हैं कि हाँ प्रोडक्ट बन गया, ये तो एक हिस्सा है। लेकिन अगर मैं यहाँ कुछ मॉलिक्यूल लिख करके दे दूं आपको, वो मॉलिक्यूल लिख करके, अब किसी को क्या पता चलेगा कि ये फिजिबल, उसी के लिए ये सारा कुछ हम पढ़ रहे हैं। उसके लिए हमने बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी, हीट ऑफ रिएक्शन, ये सारी चीजें मिल करके कुछ हमें थोड़ा सा कुछ और बताएंगी। बड़े एप्लीकेशन हैं इसकी, बहुत सारी। थर्मोडायनेमिक्स में तो एप्लीकेशन है ही है कि कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, उसने हीट ने वर्क कितना किया, वो सारी चीजें वहां तो है ही है। उसके साथ साथ जो केमिस्ट्री में रोल है इस हीट का, इस एनर्जी का, वो बड़ा एक रोल है। रिएक्शन की फिजिबिलिटी बताना, रिएक्शन होगा या नहीं होगा, यानी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। स्पॉन्टेनियस वर्ड का मीनिंग आपको सही सही पता होना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो खुद हो जाती हैं, जो भी चीजें नेचर में खुद हो रही हैं। अब नेचर में जो खुद हो रही हैं वो केमिकल रिएक्शन भी तो सारे केमिकल नेचुरल ही हैं। हमने उसमें से नेचुरल चीजों को लेकर के ही, अगर आप कह रहे हो कि ये केमिकल है, हमने बनाया है तो नेचुरल चीजों को लेकर के ही बनाया है ना, कोई हमने नथिंग से समथिंग थोड़ा ही बना दिया। तो जितनी भी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री से रिलेटेड चीजें हैं सारी, उसमें हमें उस रिएक्शन की फिजिबिलिटी जानना, स्पॉन्टेनिटी जानना, ये एक फैक्टर है।
और दूसरा एक और फैक्टर है कि अगर कोई रिएक्शन फिजिबल हो गया, हमें पता चल गया कि अब इसके लिए हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं फिजिबिलिटी जानने के लिए, इसके लिए हम पढ़ते हैं डेल्टा ई, एनर्जी हमें पता होनी चाहिए। इसके लिए हमने एक और पिछली कई क्लासेस में एक टर्म पढ़ा डेल्टा एच, ये पता होना चाहिए। इससे भी हमें फिजिबिलिटी का रिएक्शन की पता नहीं चलता। हम ये कहने लगे, एक जनरल बात होती है आमतौर से, जो छोटी क्लासेस में बच्चे होते हैं तो उनको ये कहा जाता है कि जिन रिएक्शन में एनर्जी निकल रही है वो रिएक्शन खुद हो जाएंगे, जबकि सचमुच में ऐसा नहीं है। कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिनमें एनर्जी रिलीज हो रही होती है लेकिन फिर भी वो खुद से नहीं होते, फिजिबल नहीं होते। हम एक जनरल ट्रेंड ये लगाते हैं, एक आम बात ये है कि हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ को कोई रिएक्शन खुद हो जाता है। ये एनर्जी का स्केल है, कोई रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट बना दिया, हायर एनर्जी से लोअर की तरफ को ये चल पड़ा, इसे खुद होना चाहिए यानी फिजिबल होना चाहिए। ये बात काफी हद तक ट्रू होती है, यानी सिर्फ एनर्जी से हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन 100% ये बात रिएक्शन के लिए ट्रू नहीं है। बहुत सारे रिएक्शन ऐसे भी होते हैं कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी की तरफ चलते हैं और वो फिजिबल हैं, यानी खुद हो जाते हैं, यानी स्पॉन्टेनियस है। तो यानी सिर्फ अकेला एनर्जी नहीं डिसाइड कर रहा है, कुछ और भी चीजें हैं, उसके लिए हमने पढ़ा। तो एंथैल्पी, प्रेशर का भी रोल आ जाता है, लेकिन ये भी काफी नहीं है। एनर्जी एंथैल्पी तो एक ही जैसी चीज है। फिजिबिलिटी जानने के लिए हमें और भी चीज पढ़नी पड़ती है, वो है एंट्रोपी, और वो है गिब्स फ्री एनर्जी या फ्री एनर्जी। और रिएक्शन का टेम्परेचर। किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी जानने के लिए, फिजिबिलिटी जानने के लिए, क्या ये रिएक्शन खुद से हो जाएगा, वो जानने के लिए हमें डेल्टा ई पता करना चाहिए, उसका रिएक्शन का डेल्टा एच पता करना चाहिए। एक नया टर्म है, ये आपके लिए अभी पता नहीं है, एंट्रोपी हमें पता होनी चाहिए, उसकी फ्री एनर्जी हमें पता होनी चाहिए, और उसके लिए हमें टेम्परेचर भी एक टूल है कि ये काम सारा हम कितने टेम्परेचर पर कर रहे हैं। ये जो ई है एनर्जी, ये जो एच है एंथैल्पी, ये जो एंट्रोपी है एस, एस से हम इसे एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ये टी है। ये चार चीजें मिल करके, ये चार पैरामीटर मिल करके एक पैरामीटर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, जी। ये फ्री एनर्जी मतलब जी, कैपिटल जी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जी से नहीं। तो अगर हमें फाइनली जी पता चल जाए, और जी क्या चीज है, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी चार चीजों पर डिपेंड करता है, एनर्जी पर, डेल्टा एच पर, एंथैल्पी पर, एंट्रोपी पर, टेम्परेचर पर। सिर्फ इस अकेले की वैल्यू देख करके, यानी अगर हम किसी तरह से ऐसा कुछ करें कि एक टूल हमारे पास बस एक की हो, उस एक की से हमें स्पॉन्टेनिटी पता चल जाए, रिएक्शन की फिजिबिलिटी पता चल जाए, रिएक्शन होगा या नहीं होगा ये पता चल जाए, तो वो टर्म है जी, फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पर वर्क किया, तो उसके नाम से गिब्स फ्री एनर्जी चल गई है। लेकिन अकेला एनर्जी नहीं डिसाइड कर देगा, अकेला एंथैल्पी नहीं करेगा, अकेला एंट्रोपी नहीं करेगा, सिर्फ टेम्परेचर नहीं हम बता सकते कि टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रिएक्शन हो जाएगा। एक यूजुअली बचपन में कहते हैं कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, टेम्परेचर बढ़ा दो जी हो जाएगा, नहीं। फिजिबिलिटी रिएक्शन की टेम्परेचर एक पार्ट है, डिसाइड करता है, टेम्परेचर भी करता है, सिर्फ टेम्परेचर अकेला नहीं करता, चार चीजें मिलकर के रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी बताती हैं। तो मकसद क्या है थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने का? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने का मकसद ये है रिएक्शन की फिजिबिलिटी जानना, और चुटकी बजा के नहीं आ जाती वो, उसके लिए बड़ा वर्क करना पड़ता है। हमें बिना रिएक्शन कराए रिएक्शन की फिजिबिलिटी जानने के लिए उसके डेटा पता होने चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए? ई पता होना चाहिए, एच पता होना चाहिए, एस पता होना चाहिए, टी पता होना चाहिए। इन चारों को मिला करके एक जगह इकट्ठा करके हम एक नया पैरामीटर बना लेंगे, वो है जी, गिब्स फ्री एनर्जी। ये गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में ये वैल्यू बता देती है हमें।
अगर आप किसी को दिखाओगे कि गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू 0 से कम आ गई, यस रिएक्शन इज फिजिबल। आप किसी को बताओगे गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, 0 से ज्यादा आ रही है, तो आप कहोगे रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। बस इतनी सी बात है। लेकिन यहाँ जी तक पहुंचने में बात बड़ी आसान है। अगर सिर्फ यहीं से करते हो कि रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, डेल्टा जी नेगेटिव दे दिया आपको, तो आप बोल दो फ्री, ये रिएक्शन फिजिबल है। लेकिन कैलकुलेट करने के लिए हमें ये सारे पैरामीटर पता होने चाहिए, रिएक्शन का एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी जो भी पढ़नी है वो, और ये काम किस टेम्परेचर पर हो रहा है। तो मैंने सिर्फ मकसद बताया थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने का आपको, वो तो है ही है इंजन वाला वर्क, वो तो है ही है। उससे हम वर्क एंड हीट का रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, डिसाइड करते हैं। लेकिन उसके अलावा एक और काम करता है थर्मोडायनेमिक्स, बड़ा काम है ये केमिस्ट्री में, और वो रिएक्शन की फिजिबिलिटी बताना, वेदर द रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, या डायरेक्शन रिएक्शन का कि ये रिएक्शन ए से बी की तरफ डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है या बी से ए की तरफ डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है। ये बात अगर हमें पता चल जाती है तो फिजिबिलिटी पता चल। अब कोई रिएक्शन अगर हमने डेल्टा जी आपने बता दिया, कोई एक एक्स है रिएक्शन, उसके साथ वाई बन रहा है और इसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव आ गया, तो आपने कह दिया यस रिएक्शन इज फिजिबल। अब दूसरी बात आती है स्पीड की। रिएक्शन के लिए एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और वो है फिजिबिलिटी के साथ, ठीक है रिएक्शन इज फिजिबल। अब दूसरी बात है स्पीड, रेट रिएक्शन का। आपने कहा कि मैं 8 घंटे पढ़ता हूं, इससे साबित नहीं हो जाता कि पढ़ने वाले बच्चे हो आप। 8 घंटे पढ़ते ही हो क्या? एक महीना में पढ़ते हो 8 घंटे, या एक दिन में पढ़ते हो, या एक हफ्ता में पढ़ते हो? स्पीड, रेट, पर यूनिट टाइम, जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए सिर्फ अकेला जी भी कोई, ठीक है रिएक्शन हो रहा है, बच्चा पढ़ता है, तो सिलेक्शन डिसाइड नहीं होगा अभी, भाई कितना पढ़ता है। दूसरी बात यह है कि जो टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम में पर यूनिट टाइम कितना पड़ता है ये डिसाइड करेगा, और वो आ जाती है स्पीड से। ये हम एक दूसरी ब्रांच में स्पीड पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स। 3 चीजें हैं ये, एक थर्मोडायनेमिक्स, रिएक्शन होगा या नहीं होगा ये डिसाइड करता है थर्मोडायनेमिक्स। रिएक्शन अगर होगा, मैंने कह दिया रिएक्शन हो गया, यस रिएक्शन हो रहा है। अब किसी और ने आके बताया रिएक्शन होने में तो 10 साल लग रहे हैं, तो कौन इंतजार करेगा भाई 10 साल खड़े होके? होना ना होना बराबर हो गया, फिर तो वो फायदा ही नहीं है। रिएक्शन लेकिन हो रहा है, कोई मना नहीं कर सकता। तो ऐसे हो गया जैसे किसी को पीने के लिए आप कहो कि इस गिलास में पानी है, लेकिन 2 ड्रॉप पानी है, आपकी बात सच है पानी है, लेकिन वो काम का तो नहीं ना किसी हमारे। सिर्फ रिएक्शन होना फायदेमंद नहीं है, रिएक्शन एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट हमारे अपने टाइम फ्रेम में, आधा घंटा में, 1 घंटा में, चलो बहुत लेट हुआ तो 5 घंटे के बाद हो जाए, 1 दिन के बाद हो जाए, 2 दिन के बाद हो जाए, कोई रिएक्शन हो रहा है मान लो। अब ये एक रिएक्शन में बताता हूं आपको, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को हम मिक्स करते हैं तो वाटर बन जाता है, दुनिया की समस्या एकदम खत्म हो जाती है सारी की सारी। बिल्कुल वाटर एकदम से बना लो आप, क्या दिक्कत है? हाइड्रोजन भी है हमारे पास, ऑक्सीजन भी। स्पीड इतनी कम है इसकी, 1000 साल लगते हैं इसे होने में रिएक्शन को। आप मिक्स करोगे, रिएक्शन होना शुरू हो गया, लेकिन कंप्लीशन पे 1000 साल में पहुंचेगा, तो फिर फायदा नहीं है कोई। रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी है लेकिन काइनेटिक्स अलाउ नहीं कर रहा है, तो थर्मोडायनेमिकली फिजिबल होना रिएक्शन मतलब डेल्टा जी नेगेटिव है। दूसरा एक और फैक्टर है, और वो फैक्टर क्या है? वो है उसकी स्पीड, यानी स्पीड एक प्रॉपर रेफरेंस फ्रेम में हो ताकि वो रिएक्शन पूरा हो जाए। और एक तीसरा पार्ट और आता है, वो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए होता है, वो होता है इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम आएगा तब उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो ये जो
ये वाली विंडो हमने ओपन की है स्पॉन्टेनिटी वाली। ये जो डेल्टा ई पढ़ा है, डेल्टा एच पढ़ा है, उससे हम एक नए टर्म की तरफ आएंगे, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंड टी की तरफ को आएंगे। तो इसके लिए सारा कुछ है, हमें मकसद टारगेट नहीं भूलना होगा कि हम ये सारा का सारा क्यों कर रहे हैं। एक एक पॉइंट करके हम इसे आगे बढ़ाते हैं। स्पॉन्टेनिटी की बात करते हैं। ऑल नेचुरली ऑकरिंग प्रोसेस, चाहे वो नेचुरल प्रोसेस केमिकल है, चाहे फिजिकल है, चाहे बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो स्पॉन्टेनियस कहलाते हैं। आपने एक सीड लिया, उसको सॉइल में डाल दिया, 10 दिन के बाद उससे एक छोटा सा प्लांट निकल गया, तो ये स्पॉन्टेनियस है, उसमें आपने कुछ नहीं किया, आप उसे रोक नहीं पाओगे। ये इस काम स्पॉन्टेनियस हुआ है। आपके हाथ से ग्लास छूट के टूटेगा ही टूटेगा, बोरोसिल का अगर नहीं है तो वो ग्लास। आप उसे ये चाहो कि मैं इसको छोड़ भी दूं और ये टूटे भी नहीं, टूटना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। दोबारा से आप इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते। एक डायरेक्शन में चल रहा है, डायरेक्शन की बात करें, जैसे हम वीडियो बना के आज के डेट में समझना बड़ा आसान है चीजों को, आज से 100 साल पहले नहीं समझना आसान था। हमने ग्लास ऊपर से छोड़ दिया, वो टूट के बिखर गया, आप इसी को वीडियो को बहुत स्लो रिवाइंड कर दो, सारे इकट्ठे हो गए, फिर वापस ग्लास बन गया। तो इसमें रिएक्शन में फिजिकल प्रोसेस है ये, इसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं है, यूनिडायरेक्शनल चल रहा है सिर्फ एक नेचर में। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो दोनों डायरेक्शन में चलते हैं। यानी अगर मान लो ऐसा हुआ करता कि ग्लास को आपने कुछ बटन दबाया, वो वापस सारे उसके टुकड़े इकट्ठे हुए, फिर ग्लास वापस बन गया, तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता। फिर ये यहां से रिवर्सिबिलिटी, ये इक्विलिब्रियम का काम है सारा का सारा। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ऊपर से हमने बॉल छोड़ी, वो नीचे आएगी आएगी, ये स्पॉन्टेनियस, ये नेचर का काम है। नेचर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो स्पॉन्टेनियसली चल रही है। हमने एक कॉर्नर में कहीं एक परफ्यूम की बोतल को खोल दिया, तो वो फैल जाएगी खुद, हमने उसमें कुछ नहीं किया, कोई पंप नहीं लगाया या एयर नहीं चलाई। डिफ्यूजन, गैस स्टेट में पढ़ा था आपने एक शब्द, डिफ्यूजन, फैल जाएगी, ये एक्सपेंड करती चली जाएगी। तो ये नेचुरल प्रोसेस की बात हो रही है। अब ये स्पॉन्टेनिटी, जैसे हम बोलते हैं कि हीट जो है हाई टेम्परेचर से, एक ब्लॉक हाई टेम्परेचर पर है, 100 डिग्री सेल्सियस है, और एक आयरन का ब्लॉक मैंने रख रखा है, ये 50 डिग्री सेल्सियस पर है। तो हीट का फ्लो इधर से इधर होगा, इधर से इधर नहीं होगा। यानी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर हीट का फ्लो जो होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस दो टर्म हो गए हैं, आपको ये पता चल गया, जो खुद से हो जाते हैं प्रोसेस। और ये तो क्योंकि नेचर में तो बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी बात, लेकिन केमिकल रिएक्शन में स्पॉन्टेनिटी एक सीखने वाली बात होती है और डेटा से हल करने वाली बात होती है स्पॉन्टेनिटी को। नेचुरल में तो हम देख ही रहे हैं, बॉल रखी है तो वो खुद से उड़ के आसमान में नहीं चली जाएगी ना, हम फेंकेंगे तो जाएगी, ऊपर से वो नीचे खुद आएगी। ऊपर से मैं अगर मान लो कहीं से 5th फ्लोर पे खड़ा होकर के बॉल को फेंक देता हूं, तो वो वहीं नहीं रुक जाएगी बॉल। अगर रुक गई तो ये तो मिरेकल हो जाएगा, फिर वो जादू हो जाएगा, मैजिक हो गया। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है, वो खुद नीचे आएगी, उसका कारण भी हमें पता है, फिजिकल प्रोसेस की बात है। लेकिन केमिकल प्रोसेस में जब हमने दो चीजों को मिलाया, तो बहुत सारे प्रोसेस हो भी सकते हैं, बहुत सारे प्रोसेस नहीं भी हो सकते। जो नहीं हो रहे हैं प्रोसेस, वो ऐसे हो रहे हैं जैसे हमने 50 डिग्री लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ हीट को पंप कर दिया, खुद से नहीं होगा। हाँ हो सकता है, वर्क करना पड़ेगा इसके ऊपर, कुछ ऐसी मशीन लगानी, जैसे रेफ्रिजरेटर में करते हैं हम। रेफ्रिजरेटर में क्या करते हैं हम, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, इसका मतलब है हीट निकाल के उससे बाहर फेंक रहे हैं, सारी की सारी हीट निकाल के अगर बाहर फेंकते चले जा रहे हैं, तो इट मीन्स हम ऐसे प्रोसेस को जो नॉन स्पॉन्टेनियस था, भाई गर्मी में 30 डिग्री सेल्सियस पे कोई चीज रखी है, वो खुद से उसका टेम्परेचर कम नहीं हो जाता, हो सकता ना, हमें तो उसको कम करना पड़ेगा, रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये दो बातें समझने की हैं, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब हमने बिना एफर्ट लगाए, अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, नेचर ने सारा काम किया उस पर, वो प्रोसेस खुद से हो गया। काम तो हो रहा होगा, नेचर ने सारा कुछ किया। स्पॉन्टेनिटी मीनिंग having the potential to proceed without the assistance of
एक्सटर्नल एजेंसी, ये एनवायरनमेंट ने खुद कर लिया सारा, जो भी कुछ किया अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, वो हमने अब नहीं फैक्ट्री लगा रखी है अर्थ के अंदर कोई के ग्रेविटेशन को प्रोड्यूस करे, वो खुद से है, नेचुरल है। तो स्पॉन्टेनिटी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, लिखनी आनी जरूरी है, पहली बात। लेकिन स्पॉन्टेनिटी एक अलग चीज है। स्पॉन्टेनिटी होने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में इससे कुछ नहीं पता चलेगा। जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये समझ के नहीं बैठ सकता कोई भी कि हाँ चलो केमिकल रिएक्शन तो हो गया, तो हो गया, तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये हमें नजर आ ही जाएगा। स्लो रिएक्शन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अगर मान लो 1 साल में हो रहा है कोई रिएक्शन, तो हमें तो वो चेंज ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम कितना इंतजार करेंगे, 1 घंटा कर लेंगे ज्यादा ज्यादा, और आजकल तो 5 मिनट भी नहीं कर पाएगा कोई इंतजार। तो रेट ऑफ रिएक्शन एक दूसरा एस्पेक्ट है, स्पॉन्टेनिटी एक दूसरा एस्पेक्ट है। एक जैसे नीम का पेड़ होता है, उसका बड़ा छोटा सा एक सीड होता है, बहुत छोटा सा सीड होता है, उसको आपने सॉइल में डाल दिया, 20 साल के बाद वो बहुत बड़ा ट्री बन जाएगा। ये प्रोसेस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन अगर आप ये कहो कि आधे घंटे में कितना वो पेड़ बना, तो वो थोड़ी दिख जाएगा आपको, रेट इसका बहुत कम है। ये केमिस्ट्री की ये सारी चीजें रिलेटेड होती हैं केमिकल काइनेटिक्स से। थर्मोडायनेमिक्स में हम उसकी स्पीड को डील नहीं करते, सिर्फ हम ये बताते हैं हाँ ये रिएक्शन हो जाएगा या नहीं होगा, कितना तेज होगा, कितना स्लो होगा, ये बात हम थर्मोडायनेमिक्स में डील करते ही नहीं है। जितने भी जो प्रोसेस होते हैं थर्मोडायनेमिक्स स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक डायरेक्शन में चलते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि वो प्रोसेस अपोजिट डायरेक्शन में चल पड़े, एक बॉल है, स्लाइड होकर के यहां छोड़ दिया आपने तो खुद आ जाएगी यहां पर, ये थोड़ी देर के बाद आधे सेकंड के में यहां से यहां ट्रेवल करके आ गई। लेकिन अगर यहां से आप चाहोगे इसे वापस, तो एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए कोई वर्क करने के लिए, यहां से ये वापस इसमें पहुंचाएगी। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रिवर्सिबल है, वर्क करना पड़ेगा, बाहर से वर्क करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि ये रिवर्स हो जाए प्रोसेस। अब हम इसको किस रेफरेंस में बात करेंगे, जैसे ए से बी बनना, इफ इट इज स्पॉन्टेनियस, तो बी से ए बनाने के लिए हमें बाहर से वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंसी रिक्वायर्ड होगी। समझ आ गई बात ही? तो स्पॉन्टेनिटी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे समझना, सिर्फ इतना कह के काम नहीं चल जाता कि हाँ जो रिएक्शन खुद हो गए बस वो स्पॉन्टेनियस है, इसकी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। कोई भी ऐसा प्रोसेस जो बाहर से बिना वर्क किए, सराउंडिंग कोई वर्क ना कर रहा हो सिस्टम पर, फिर भी वो खुद से हो जाए, ऐसा प्रोसेस बोला जाएगा कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। Spontaneous process is a process that can occur without working being done, without work being done on it. ये एक बड़ा सिंपल सा मैंने आपको डेफिनेशन के बारे में बताया। एग्जांपल्स लेंगे बड़ी तेजी के साथ हम, इनके एग्जांपल्स क्या हैं, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के क्या क्या एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है डिफ्यूजन ऑफ सोल्यूट फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन टू डाइल्यूट सोल्यूशन। हमने एक ग्लास में पानी लिया, उसमें 5 चम्मच चीनी डाल दिए, 5 स्पून शुगर, और यहां पर हमने वाटर लिया 2 लीटर, और इसमें 1 स्पून
ये कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, ये डाइल्यूट सोल्यूशन है। अब ये ग्लास मैंने इसमें डाल दिया, डालने के बाद मॉलिक्यूल तो खुद मोशन कर रहे हैं, धीरे 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 खुद। थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि ये सारा का सारा आपस में मिक्स हो जाएगा। इसकी मिक्सिंग सोल्यूट यानी शुगर वाटर में बिल्कुल होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूट होने की कोशिश करेगा। अगर ये परफेक्ट डिसॉल्व होने वाला सब्सटेंस है तो थोड़ी देर के बाद ये होमोजीनियस सॉल्यूशन बन जाएगा। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, मैंने कोई अंदर मशीन नहीं लगाई मॉलिक्यूल को मिक्स करने के लिए। खाना पकाते हुए हम करते हैं बहुत सारी बार, क्या कर रहे होते हैं कि जो हम अगर हमें कहीं शुगर डालनी है तो शुगर एज इट इज ना डाल करके हम उसका सिरप बना लेते हैं, वाटर में घोल लेते हैं बड़ी अच्छी तरह से, चाशनी बोलते हैं जिसे, वो बना ली, फिर हम उसको किसी डाइल्यूट में मिक्स कर देते हैं ताकि होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, वो कहीं जाके एक जगह इकट्ठे ना हो जाए। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस तो ये हो गया। दूसरा, जो गैसेस हैं वो स्पॉन्टेनियसली एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं। एक डब्बे में ऑक्सीजन लिया आपने, एक डब्बे में आपने नाइट्रोजन लिया। अब यहां से एक बड़े डब्बे में इनको ओपन कर दिया, होल कर दिए यहां पर। तो अब ऐसा तो है नहीं कि बस ये यहीं बैठी रहेगी, नाइट्रोजन को देख करके डरती रहेगी, ऑक्सीजन नहीं, मुझे बाहर नहीं निकलना है। अगर होल कर दिया, यहां से बलून है, जैसे बलून में एक हल्का सा होल कर दो, देखो कैसी तेजी से गैस निकल के बाहर को जाती है। ये डिफ्यूज हो रही है, फैल रही है। फैलने की एक टेंडेंसी होती है गैस के अंदर जिसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं। अब ये निकल के फैलने की कोशिश करेगी, उधर से ये कोशिश करेगी, थोड़ी देर में क्या होगा, ये मिक्स हो जाएंगी। मिक्स हो जाएगी तो रेशो हर जगह पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन का एक जैसा हो जाएगा, होमोजीनियस जिसे हम मिक्सचर बोलेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर बनने के बाद ये डिफ्यूजन हमारा कहलाएगा। एक बात ये हो गई, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट गैसेस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ध्यान रखने की बात है, क्वेश्चन जो छोटे छोटे आपके बोर्ड में 11th क्लास में आ जाते हैं, प्रोसेस लिख देंगे, आपसे पूछ लेंगे कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। किसी हाई टेम्परेचर वाले रिजर्वायर से या हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी में हीट का फ्लो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। रिवर्स करना नॉन स्पॉन्टेनियस है। एक ब्लॉक का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, दोनों को टच करके रख दिया तो 100 से 5 की तरफ फ्लो होगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर के बाद ये और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा खुद से, तभी तो चीजें रख देते हैं तो ठंडी हो जाती हैं थोड़ी देर के बाद। खाना ज्यादा तेज गर्म है तो थोड़ी देर रुक जाओ, 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, एनवायरमेंट जो चारों तरफ उसके है सराउंडिंग, उसका टेम्परेचर कम है, हीट उससे निकल के खुद चली जाती है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, उसमें हम ऐसा नहीं है अगर उसमें एनर्जी लगानी पड़ जाए तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा फिर तो। ये प्रोसेस नेचुरल है और जो चलते चले जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, ये तो ऐसा ही हो गया ना जैसे पानी ऊंचाई पर रखा है और यहां पर एक टब रखा है, मैं एक पाइप से यहां पर ऊपर से नीचे आएगा पानी, रिवर्स तो नहीं हो सकता ना, नीचे रखा है और यहाँ एक और कंटेनर है, यहाँ पाइप लगा दिया आपने, पाइप लगा के कुछ और पंप वंप लगाया नहीं कुछ, तो नीचे से थोड़ा ही ऊपर चला जाएगा। ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ऊपर से नीचे पानी आना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, समझने की जरूरत है इसको। एक्सपेंशन गैसेस का अगर हम करते हैं वैक्यूम में, बहुत हम क्या करते हैं कि बाहर वैक्यूम है और कोई एक किसी कंटेनर में गैस किसी हाई प्रेशर पर फिल है, पिन होल कर देते हैं हम बड़ी तेजी से, यहां वैक्यूम है, यहां मतलब कोई गैस नहीं है, तेजी से ये गैस निकल करके एक्सपेंड करती चली जाएगी, तो हम इसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोल देंगे। अगर हम इनको ऐसे करना चाहें तो कर सकते हैं, नीचे से पानी ऊपर जा सकता है, ऐसा नहीं है, पंप लगाना पड़ेगा ना, बाहर से वर्क करना पड़ेगा। हम चाहें अगर लो टेम्परेचर से
हाई टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो हो जाए। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, रेफ्रिजरेटर इसका एग्जाम्पल है। तो हमें क्या करना होगा, बाहर से वर्क करना पड़ेगा। सारी गैसेस को इकट्ठा करके हम एक जगह कर दें, पंप लगाना पड़ेगा हमें, वैक्यूम हमें क्रिएट करना पड़ेगा, सारी एयर को निकाल दे जो यहां से। तो जितने भी ये प्रोसेस हैं, अगर कुछ नेचुरल प्रोसेस हम इमेजिनरीली तो कर सकते हैं, थ्योरेटिकली कर सकते हैं। जैसे अब सीड वाला एग्जांपल दिया था, वो मत ले लेना कि मैं नीम के किसी बड़े से पेड़ को वापस सीड में कन्वर्ट कर सकता हूं। उसमें जो है वो प्रोसेस थोड़ी देर का नहीं है। वो प्रोसेस में तो हमने इतनी सैकड़ों हजारों बल्कि मिलियन बिलियन रिएक्शंस किए हैं, बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। हाँ, किसी एक इंस्टेंट पर हम उसे रिवर्स कर सकते हैं, रोक सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, इवन रिवर्स भी कर सकते हैं। एक्सटर्नल एजेंसी लेकिन रिक्वायर्ड होगी, बाहर से हमें वर्क करना पड़ेगा। ये जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होते हैं उनमें हमें वर्क करना पड़ता है। तो अब एक एक टर्म लेकर के, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ये तो हो गई बात, वो जो मैंने शुरू में जहां से बात शुरू की थी, फिजिबिलिटी की बात की है। ये फिजिबल है ये रिएक्शन होना, यानी स्पॉन्टेनियस है। टेक्निकल भाषा में हमें बोलना पड़ेगा स्पॉन्टेनियस। नॉर्मल डेली लाइफ में हम क्या बोलते हैं, फिजिबल है रिएक्शन, ये खुद हो रहा है। अपनी भाषा में हम बोल देते हैं कि ये आसान है होना, जो खुद से हो जा रहा है वो फिजिबल है। अब हम रिलेशन देखते हैं कि जो प्रोसेस है इन थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स के साथ इस स्पॉन्टेनिटी का क्या रिलेशन है। फिजिबिलिटी या स्पॉन्टेनिटी का रिलेशन H के साथ क्या है, E के साथ क्या है, टेम्परेचर के साथ क्या है, एंड एंट्रोपी के साथ क्या है, एनर्जी के साथ क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी के साथ क्या है। ये चार अगर पता चल जाएंगे तभी जी पता चलेगा, क्योंकि इन चार का वर्क करके, नेट रिजल्टेंट वर्कआउट करके हम जी निकाल पाते हैं। स्पॉन्टेनिटी का रिलेशन क्या है एंथैल्पी के साथ, किसी हद तक हम बता सकते हैं एक एक का, लेकिन तीनों का, चारों का इकट्ठा करके हम डेल्टा जी डिसाइड कर लेते हैं। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज से मेरा मतलब है डेल्टा एच। ये डेल्टा एच हर रिएक्शन के लिए आपने पढ़ा है। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ हीट कंटेंट किसी के, अगर कांस्टेंट प्रेशर पर, कितने जितने भी हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, फिक्स प्रेशर पर, तो वो एंथैल्पी कहलाती है। और किसी प्रोसेस में जो चेंज आएगा एंथैल्पी चेंज बोला जाएगा। जब हम एक जनरल बात करते हैं तो यहां पर हम बोल सकते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज accompanied by decrease in internal energy और एंथैल्पी। ये एक शुरुआती बात है, यानी हम सोच सकते हैं कि कोई प्रोसेस अगर खुद से हो रहा है तो बाद वाले की जो एनर्जी है या एंथैल्पी है, एंथैल्पी एनर्जी ही तो होती है कांस्टेंट प्रेशर पर, तो वो कम हो जाएगी पहले वाले की ज्यादा। यानी कोई भी अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो हम मोटे तौर पर ये बोल सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डिक्रीज ऑफ एंथैल्पी के साथ होता है। क्लियर हो गई बात। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जो वर्क होगा वो वर्क ऑब्टेन होगा, वर्क बाहर सराउंडिंग पर होगा। सराउंडिंग नहीं करेगा सिस्टम पर वर्क, वो खुद वर्क सराउंडिंग पर करके चेंज हो जाएगा, यानी वर्क ऑब्टेन किया जाएगा। लेकिन इससे लगता है ये बात प्रैक्टिकली फील की गई शुरू में, ये बात 100% ऑथेंटिक नहीं है, ये तो जस्ट मैं रियलाइज करने के लिए बता रहा हूं। वर्क कैन बी ऑब्टेन्ड बाय स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी इसने बाहर सराउंडिंग पर वर्क किया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। जितने भी एग्जाम्पल हमने पढ़े, जैसे एक कंटेनर में कोई बलून है, उसमें गैस थी, हमने पिन होल कर दिया तो ये बाहर एक्सपेंड कर जाएगी।
तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था, हमने कुछ कराया नहीं, लेकिन ये फैल गई, वॉल्यूम बढ़ गया, तो इसने वर्क कर दिया, सराउंडिंग पर वर्क किया। हमें फील होता है, लगता है, जैसे यहां हमने बोला कि जो A है एंड कन्वर्टिंग इनटू B, फाइनल एनर्जी कम बताई, इनिशियल एनर्जी हमने ज्यादा बताई। तो फाइनल एनर्जी अगर कम है, B की एनर्जी कम है, ये एनर्जी का एक्सेस हो गया, A की एनर्जी ज्यादा है, तो A से B आने में कुछ एनर्जी बच जाएगी और वो एनर्जी बाहर निकल जाएगी, यानी ये रिएक्शन होने चाहिए एक्सोथर्मिक टाइप। ये आइडिया लगा शुरू में ऐसा, लेकिन नेचर में बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे हैं जो एंडोथर्मिक होते हैं और स्पॉन्टेनियस होते हैं। अब यहां से इन पैरामीटर पर क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हो जाएगा। ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो हमारी स्पॉन्टेनिटी है, फिजिबिलिटी है रिएक्शन की, एफ फिजिबिलिटी या स्पॉन्टेनियसिटी, ये शुरू में लगता है कि एनर्जी पर डिपेंड करेगी, कि हम बोल भी देते हैं क्योंकि सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है इसलिए प्रोसेस हो जाएगा, ज्यादातर टाइम ये बात ठीक भी निकलती है, लेकिन हमेशा नहीं, कभी कभी अटक जाती है ये बात। बहुत सारे टाइम क्या होता है, एनर्जी बढ़ती है फिर भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। और इसका टिपिकल एग्जांपल हमारे पास है मेल्टिंग ऑफ आइस एंड वाटर का इवेपोरेशन। वाटर का इवेपोरेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कैसे? वाटर रख दिया हमने, बार बार एग्जांपल देता हूं आपको मैं इस टाइप का, एक डिश लो, उसमें बहुत पतली सी वाटर की लेयर लगा के रख दो, मतलब उसमें 3-4 ml वाटर डाल दो जो बिल्कुल इसके सरफेस पर रहे पड़ा हुआ, रख करके छोड़ दो। धूप में नहीं रखो, नॉर्मल टेम्परेचर पर रखो घर के अंदर बिल्कुल। 2 दिन के बाद देखो सारा वाटर गायब मिलेगा, आपने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, नॉर्मल टेम्परेचर था। ये सारा का सारा वाटर H2O इवेपोरेट कर गया। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। एनर्जी की बात करते हैं, वाटर लिक्विड है, लिक्विड के मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक हैं, ये मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, गैस के मॉलिक्यूल। सारी दुनिया जानती है गैस के मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा होती है, वाटर की कम होती है। तो ये तो बात उल्टी निकल गई इससे। इसका मतलब है ये जो बात हम बोल रहे थे कि सारे प्रोसेस जो नेचुरल होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, एनर्जी के कम होने के साथ होते हैं, ये बात हमेशा ठीक नहीं होती। इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास ऐसे मौजूद हैं जिनमें एनर्जी ज्यादा होती है और फिर भी वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। पहले एनर्जी कम थी, बाद में ज्यादा हो गई। ये एनर्जी कहां से आई भाई? किसी ने दी भी नहीं, फिर भी। इसका मतलब ये हो गया कि एंडोथर्मिक रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं। ये एंडोथर्मिक ही तो हुआ। क्या करना, जब इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है वाटर लिक्विड की, तो एनर्जी ली ही होगी इसने एनवायरमेंट से, खुद से ले ली एनर्जी। आपने दी नहीं, प्रोवाइड नहीं की, एक्सटर्नल एजेंसी नहीं लगाई आपने, मशीन नहीं लगाई, मतलब गैस बर्नर नहीं रखा, फिर भी होगी। आइस रख दो आप, बर्फ का एक टुकड़ा रखो नॉर्मल टेम्परेचर पर, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर से भी कम पर रखो, सर्दी में आजकल जैसे टेम्परेचर 3-4 डिग्री हो रहा है, इस पे भी रखो, तो क्या होगा? मेल्ट हो जाएगा। क्यों मेल्ट हो गया भाई? आइस के मॉलिक्यूल की एनर्जी तो कम थी, वाटर की ज्यादा थी, गैस की और ज्यादा थी एनर्जी। कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी, वो एनर्जी कहां से आई इसके पास? ये रिएक्शन तो एंडोथर्मिक है, फिर भी स्पॉन्टेनियस है, मेल्टिंग ऑफ आइस स्पॉन्टेनियस हो रहा है। तो क्वेश्चन मार्क लग गया एच पर, यानी अकेला एच डिसाइड स्पॉन्टेनिटी को नहीं कर रहा है। एनर्जी एंड एंथैल्पी अकेले नहीं डिसाइड कर रहे हैं, कुछ और है जिसे हम मिस कर रहे हैं कहीं। कुछ ऐसी चीज है जो हम अभी जिसके बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं, वो
भी इस H के साथ मिल करके डिसाइड करेगा, अकेला H डिसाइड नहीं करेगा। इतनी बात आपको अच्छी तरह से समझ आनी चाहिए। इसका क्या मतलब हो गया, कोई एक के और भी फैक्टर ऐसा है जो, ये अदर फैक्टर मतलब कुछ है जो स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करने वाला है। इस फैक्टर का नाम ही एंट्रोपी है। अभी पता नहीं चला एंट्रोपी, इसकी नीड मैंने बताई जस्ट, की जरूरत क्या पड़ी एंट्रोपी की। एंट्रोपी की जरूरत स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जानने के लिए पड़ी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हम सोचते आ रहे थे पहले, पुराने टाइम में साइंटिस्ट ये सोचते थे कि अगर एनर्जी कम हो गई तो खुद हो जाएगा रिएक्शन। ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की तरफ चलती है सारी दुनिया, लेकिन ऐसा नहीं है। रिएक्शन के एग्जाम्पल 2 दे दिए मैंने, ऐसे तो सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल जब सोचा बैठ करके, बहुत एग्जाम्पल मिल गए। मतलब एनर्जी या एंथैल्पी एक ही बात है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। एनर्जी या एंथैल्पी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड नहीं कर रही है। डिसाइड जो कर रहे हैं एक और चीज होती है जो एंथैल्पी के साथ हमें अटैच करनी पड़ेगी, उसका नाम है एंट्रोपी। समझ आ गई ये बात? यहां तक क्लियर हो जानी चाहिए। अब थोड़ा सा यहां एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ रखा है, पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है उसकी एनर्जी के बारे में। एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हम यहाँ एक सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोड्यूस करते हैं इस सारी बात के लिए। जो हीट इंजन एंड जो रेफ्रिजरेटर्स, हीट इंजन रेफ्रिजरेटर, हीट इंजन का उल्टा कर दो, जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है वो हीट इंजन है, जो हीट ले रहा है बाहर से वो रेफ्रिजरेटर की तरह से एक्ट करेगा। हीट एक तरफ बाहर निकाल देता है वो रेफ्रिजरेटर है, हीट जो ले रहा है वो वर्क कर रहा है उस हीट की कॉज पर, तो ये हीट इंजन की बात हो जाती है। हम यहां से ये सोच सकते हैं, इस स्पॉन्टेनिटी को रिलेट करके एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, उस स्टेटमेंट को ही हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलेंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत, अगर ये सारी बात आपको समझ आ गई तो इसके स्टेटमेंट को लिखना समझना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। हम कोई ऐसी मशीन नहीं बना सकते कि जो खुद से ही वर्क करती रहे हमेशा, यानी अपनी एनर्जी यूज कर ले, जो उसने एनर्जी बनाई वही एनर्जी यूज कर ले, वही एनर्जी उसको चलाने में काम आती रहे। हम कभी ऐसी मशीन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। या हम दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये रिलेशन स्पॉन्टेनिटी से है। जब आप इसे सोचोगे तो बात पता चल जाएगी। दूसरी बात बताने से पहले पहले इसी स्टेटमेंट की बात करो। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए सेल्फ एक्टिंग मशीन, खुद से चलाने वाली मशीन, ये तो सिंपल सी बात है, सारी दुनिया जानती है। ऐसा काम अगर हो जाता फिर तो एनर्जी क्राइसिस सारा खत्म हो जाता। टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर एट हायर टेम्परेचर, यानी हम ऐसा नहीं कर सकते कि खुद से कोई लो टेम्परेचर वाले सब्सटेंस से, मान लो इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और एक ऑब्जेक्ट रखा, यहां इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस था, तो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर खुद से हो जाए, स्पॉन्टेनियस हो जाए, ऐसा नहीं है। और ये वही सारी बात है स्पॉन्टेनिटी की। इसको हमने बिल्कुल सिंपल शब्दों में बोल दिया था कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। हीट फ्लो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ही होता है। हीट फ्लो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ खुद से नहीं होगा। कराना अगर हम चाहते हैं तो हमें बाहर से वर्क करना पड़ेगा। इसी बात को हम दूसरे शब्दों में सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं, ये सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का कहलाता है। यानी इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि नेचर में जो
रिएक्शन हो रहे हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, वो बस एक ही तरफ चलते चले जाएंगे। हम ऐसा कभी उनके बारे में ये नहीं सोच सकते कि वो खुद से ही कभी रिवर्स भी हो जाएं। अगर हम कभी उनको रिवर्स कराने की कोशिश करना चाहते हैं तो हमें बाहर से उन पर वर्क करना पड़ेगा। ये वही बात है, इसी की ट्रांसलेशन एक तरीके से ये है, हीट कैन नॉट इटसेल्फ पास फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी। ठीक हो गई बात। तो इसीलिए क्या रिजल्ट निकलता है कि जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को, अलग अलग टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठे एक साथ टच करके रखते हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इनका टेम्परेचर, ये 100 डिग्री सेल्सियस था, ये 50 डिग्री सेल्सियस था, तो हायर वाला हीट इसको देगा, क्यू की बात हो रही है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, इसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर क्या है? मेजरमेंट ऑफ हीट कंटेंट ही तो है। तो इसके अंदर हीट कंटेंट कम होने शुरू हो जाएंगे, इसमें बढ़ने शुरू हो जाएंगे, टेम्परेचर इसका बढ़ेगा, इसका कम। एक टाइम आएगा दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल बराबर, फिर हीट ट्रांसफर होना बंद, रिएक्शन पहुंच गया अपने कंप्लीशन पर। यह है इस बात का मीनिंग जो लिखा हुआ है। अब यहां से एक नए टर्म का इंट्रोडक्शन, यहां तक तो हमने स्पॉन्टेनिटी के बारे में जानने की कोशिश की। सेकंड लॉ है नहीं आपके सिलेबस में +1 के, लेकिन फिर भी ये सेकंड लॉ मैंने बता दिया। लेकिन एंट्रोपी है, एंट्रोपी के बारे में मत सोचना कि एंट्रोपी नहीं है, और नहीं भी है तो इंपॉर्टेंट इतनी है कि करनी पड़ेगी। अगर इस बार +1 से निकल भी गया, निकला नहीं है वैसे इस चैप्टर से कुछ, तो फिर भी एंट्रोपी को आपको पढ़ना पड़ेगा। एंट्रोपी क्या चीज है? एंट्रोपी का मीनिंग समझने के लिए हम गैसेस का डिफ्यूजन समझते हैं। जैसे हमने एक गैस को ये ली ए, एक गैस ली बी, इसको किसी एक पार्टीशन से हमने सेपरेट कर रखा है। दो सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट ए यहां है, सेगमेंट बी यहां है। हमने एक पार्टीशन को, एक ढक्कन लगा रखा है बीच में। अब हमने इसे ढक्कन को हटा दिया, तो ये व्हाइट वाली जो है, ब्लैक वाली गैस, ये एक दूसरे में, अब नहीं, ढक्कन हटाने के बाद ये नहीं रुकने वाली हैं, स्पॉन्टेनियस बस खुद से। ये तो ढक्कन था बीच में, तो क्या था, ये कोलाइड कर रहा था, कोलाइड करने के बाद नहीं जा पाता था उधर, कोशिश कर रहा था वो मूव करने की, लेकिन ये सेपरेटर लगा हुआ है तो उसे उधर नहीं जाने देता। लेकिन अगर ये हम हटा देंगे तो ये तब तक मिक्स होते रहेंगे जब तक इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल एक जैसे नहीं हो जाते, यानी होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बन जाता है। अगर दूसरा बात मैं पूछूं आपसे, ये मिक्स होने के बाद ये बन गया, अब मिक्सचर रखा है आपके पास, ये O2 गैस है और ये N2 गैस है। फिर किसी ने सोचा कि आपने इसको रात को रख दी गैसेस को दोनों को मिला करके, सुबह को जब आके कंटेनर देखा तो O2 यहां कोने में बैठी हुई थी इधर सारी की सारी, और N2 यहां कोने में बैठी हुई थी और इंतजार कर रही थी कि कोई आए और सेपरेटर लगा दे। ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो बड़ा एक मिरेकुलस सा काम हो गया बिल्कुल। ये तो ऐसा हो गया कि जैसे आपने एक ग्लास लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी घोल करके रख दिया, फिर 2 दिन के बाद देखा वो चीनी एज इट इज यहां कोने में रखी मिल गई आपको, और ये 100% वाटर सेपरेट हो गया। ऐसा तो नहीं होता। ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज हो जाओ कि क्रिस्टल बन जाते हैं, वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन के बनते हैं, मैंने सेचुरेटेड नहीं बनाया है सॉल्यूशन। दिमाग क्योंकि चलता रहता है ना आप लोगों का पैरेलल, कि हम बहुत ज्यादा जब चीनी को घोल लेते हैं तो उसको रखने पर छोटे छोटे क्रिस्टल बन जाते हैं। पहली बात तो वो चीनी की सारी नहीं आएगी, जितने ओवर डिजोल्व किए थे मैंने, सेचुरेशन से ज्यादा डिजोल्व किया था, बस उतना आएगा। ये भी एक इक्विलिब्रियम का पार्ट है जो बात में बोल रहा हूं, सब आने के इक्विलिब्रियम का पार्ट रहेगा। तो वो प्रोसेस जिनमें क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, क्रिस्टल बन जाते हैं, सॉल्यूशन के से सॉलिड बन जाते हैं,
उन प्रोसेस में सेचुरेटेड सॉल्यूशन में बनते हैं। ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन में अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में कभी ऐसा नहीं होता। एक चम्मच चीनी घोल के रख के देख लो आप उसे, एक गिलास में एक चम्मच चीनी घोल के रखोगे तो वो तो कभी भी वापस चीनी नहीं बनेगी। हाँ, अगर 20 चम्मच चीनी घोल देते हो आप एक गिलास वाटर में, घोले जाते हो, फिर घुलना बंद हो जाती है तो आप थोड़ा सा उसे हीट कर देते हो, फिर घोलते हो, फिर रखोगे तो फिर थोड़ा सा क्रिस्टलाइजेशन होगा, फिर भी जितनी घोली थी उतना नहीं होगा। तो जो नेचुरल प्रोसेस आसपास होते हैं इन्हें सोचा करो कि ये क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो चीनी का घुलना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, उसे हम तेज कर देते हैं, स्टेयर करके चम्मच घुमाते हैं ना, तो हम घोल नहीं रहे हैं उसको, हम प्रोसेस को तेज कर रहे हैं बस। ध्यान रखना है इस बात को। अगर चम्मच घुमा के घुल जाता तो सैंड क्यों ना घुल जाता, फिर एक चम्मच सैंड लो, उसे घुमा के घोलो, घुमाते रहो चम्मच, और तेज घुमाओ और तेज, घुल थोड़ी जाएगा वो, क्योंकि सॉल्व ही नहीं हो रहा है वो। तो चीनी का घुलना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आप ये मत सोचना कि चम्मच घुमा के हम उसे घोल देते हैं, चम्मच घुमा के हम उसकी स्पीड तेज कर देते हैं बस, और कुछ नहीं करते। काइनेटिक्स की बात हो रही थी अभी, वही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक अलग बात है, काइनेटिक्स एक अलग बात है। वेल, वापस इसी पर आते हैं। ये रिवर्स होना, यहां से जब दो गैसेस मिक्स हैं, मान लो ऑक्सीजन O2 एंड N2 है, जब ये आपस में मिक्स हुई हुई हैं तो ये खुद से कहीं कोने में जाकर के O2 नहीं बैठ जाएगी, नाइट्रोजन जाकर के नहीं बैठ जाएगी, सेपरेट नहीं होंगी, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब हम यहां से एक नए टर्म की बात करते हैं और वो होगा एंट्रोपी। तो डिफ्यूजन किया हमने, इन गैसेस के डिफ्यूजन की बात की है। जब हम इन दो गैसेस को डिफ्यूज कर रहे हैं तो भाई एंथैल्पी में तो कोई चेंज ही नहीं आया, ये भी गैस है, ये भी गैस है। एंथैल्पी में तो चेंज हम तब सोच सकते थे कि एक लिक्विड होता एक गैस होता, वाटर था लिक्विड, हमने गैस बनाया, गैस की एनर्जी ज्यादा है, लिक्विड की एनर्जी कम है, ठीक है, हमने बाहर से एनर्जी दी या इसने बाहर से एनर्जी खुद से ले ली, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था, ये कन्वर्ट हो गई, तो हमने बोल दिया कि ये एंथैल्पी जो है लोअर से हायर की तरफ को मूव हो गई। लेकिन यहां तो एंथैल्पी में कोई अंतर आएगा ही नहीं, जो पहले प्रोसेस था और जो बाद में जो हमारा एक बना, उन दोनों में एंथैल्पी सेम है। एंथैल्पी मतलब एनर्जी, गैस के मॉलिक्यूल यहां भी हैं, गैस के मॉलिक्यूल जितने रैंडमली यहां घूम रहे हैं, यहां पर मिक्सिंग होने के बाद अलग कंडीशन है। मैं ये बोलूंगा कि एंट्रोपी एक अलग टर्म है, एंथैल्पी एक अलग टर्म है। जब हम इन दोनों को मिक्स करने के लिए इस स्लाइड को हटा देते हैं तो ये स्पॉन्टेनियसली मिक्स हो जाती हैं और इस प्रोसेस में इसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है, या एंथैल्पी बोल दो आप, एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। यहां से एक बात ये पता चली कि कोई और फैक्टर है जो स्पॉन्टेनिटी को गवर्न कर रहा है, अकेले एनर्जी गवर्न नहीं करती। क्योंकि कुछ एग्जाम्पल हमें नेचर में ऐसे मिल गए, जो ये जैसा एक एग्जाम्पल सामने लिखा है, ये कैसा एग्जाम्पल मिल गया हमें नेचर में, एक ऐसा एग्जाम्पल मिल गया कि दोनों सिस्टम की, इस वाले की बाद वाले की एनर्जी और इसकी एनर्जी सेम होने के बाद भी ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। इसको अगर मैं ए कह देता हूं सिस्टम को, इसको मैं बी कह देता हूं, तो ए से बी बनना स्पॉन्टेनियस है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट बोथ हैव सेम एनर्जीज। एनर्जी में दो, क्योंकि लेफ्ट हैंड पे भी गैसेस हैं, राइट हैंड पे भी गैसेस हैं, टेम्परेचर भी सेम रख रखा है दोनों का, टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, कम किया भी नहीं, बढ़ाया भी नहीं, सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ता तो गैस की एनर्जी भी अलग होती। तो डिफ्यूजन नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है गैसेस का, और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसके बावजूद भी कि इन दोनों की एंथैल्पी सेम है, ए एंड बी की। ये जो नया टर्म है, क्या चीज है जो चेंज हो गई है, वही है, वो उसको नाम देंगे हम एंट्रोपी का। एक और बात, ये एंट्रोपी क्या चीज है ये जानने के लिए
हम यहां अगर ध्यान दें तो क्या चीज ऐसी है जो बदली है? ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल में एक सेक्शन में तो O2 है प्योर, एक सेक्शन में नाइट्रोजन है प्योर। जब मैंने ये हटा दिया तो N2O2 मिक्स हो गए, रैंडम हो गए। कहीं से अब अगर मैं उठाऊंगा तो उसमें N2 भी आएगा, O2 भी आएगा। तो एक नया टर्म यहां पर हम शुरुआत करेंगे जिसको बोलेंगे रैंडमनेस। यानी बाद वाले केस में, बी वाले केस में मॉलिक्यूल रैंडम हो गए, ऑर्गेनाइज नहीं है। रैंडमनेस को समझने के लिए एक और भी बात समझो। कहीं मान लो कोई 20, 25, 50 बुक्स हैं और वो ऐसे ही रखी हुई हैं, बस पड़ी हुई हैं। कहीं कोई टेबल पर पड़ी है बुक, कोई बेड पर पड़ी है, कोई चेयर पर पड़ी है, कोई कहीं पड़ी है, कोई अलमीरा में रखी है। एक सिस्टम। दूसरा कोई और बच्चा है, उसके रूम में ये 50 बुक्स हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ये एक टेबल पर या दो टेबल पर एक सिस्टम के साथ रखी हुई है। तो हम अपनी भाषा में बोलते हैं ना कि ये ऑर्गेनाइज्ड हैं, ये रैंडम पड़ी हुई हैं। जब चीजें बिखरी हुई होती हैं, अनऑर्गेनाइज्ड होती हैं, तब हम उन्हें बोलते हैं कि रैंडम पड़ी हुई हैं चीजें। और जब चीजें ऑर्गेनाइज्ड होती हैं और जब चीजें बिल्कुल एक सिस्टम से रखी हुई होती हैं, तब हम उनको बोलते हैं कि ये हमने इसकी रैंडमनेस को कम कर दिया है, या अब ये लेस रैंडम है। वही काम यहां पर हुआ है। ये मॉलिक्यूल, जैसे मैं सॉलिड लेता हूं, सॉलिड में मॉलिक्यूल बिल्कुल एक जगह रखे हुए हैं, बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। ए मॉलिक्यूल यहां से छुट करके कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल जहां पर है वहीं रहेगा। अब मैं क्या करता हूं, इसको हीट करके मेल्ट कर देता हूं, या ये खुद स्पॉन्टेनियसली हो जाता है, जैसे भी हो, वाटर बन जाता है या लिक्विड बन जाता है। अब ए फ्री है मूव करने के लिए, इसकी रैंडमनेस बढ़ गई। ए यहां भी पाया जा सकता है, ए यहां भी पाया जा सकता है, ए यहां भी पाया जा सकता है। तो हम बोले, तो ये एक टर्म मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रैंडमनेस क्या है, या ऑर्डर एंड डिसऑर्डर क्या है। ये ऑर्डर्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, ये रैंडम है, डिसऑर्डर्ड है। ये दो बातें आपको अच्छी तरह से सोचनी है। तो हम इसी से एंट्रोपी को मेजर करते हैं। एंट्रोपी बहुत एक सिंपल सी बात है। किसी भी सिस्टम की जो डिसऑर्डरनेस होती है उसको हम एंट्रोपी बोलते हैं। कोई सिस्टम कितना बिखरा हुआ है, कितना कम बिखरा हुआ है। मैं बोल सकता हूं कि कोई सिस्टम अगर बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है, इसी कमरे का एग्जांपल लो जिसमें 50 किताबें टेबल पर अलमीरा में बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज रखी हुई, तब मैं बोलूंगा कि इसकी एंट्रोपी कम है, क्योंकि इसमें बिखराव कम है, रैंडमनेस कम है। और यही अगर किसी दूसरे कमरे में जाकर के क्या हो जाती है, बिखरी हुई पड़ी है, इधर उधर है, तो मैं बोलूंगा कि इसकी एंट्रोपी ज्यादा है। बड़े सिंपल भाषा में बोला जाए तो एंट्रोपी इज मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। कोई भी सिस्टम डिसऑर्डर हो जाना चाहता है, बस उसकी अपनी अंदर से इच्छा होती है कि वो बस बिखर जाए, किसी तरह से रैंडम हो जाए, किसी तरह से अनऑर्गेनाइज्ड हो जाए। अगर आप, ऐसा हो नहीं सकता ना कि कभी कि कोई भी, हमने जैसे अभी डिसोल्यूशन की बात कर रहे हैं, हम शुगर के क्यूब्स रखते हैं, हम वाटर में रख दिए, मैंने सपोज करते हैं एक शुगर क्यूब मैंने वाटर में रखा, ये फैल के खुद डिसऑर्डर होने की कोशिश कर रहा है, फैलने की कोशिश कर रहा है, वाटर में मिक्स होने की कोशिश कर रहा है। शुगर में ये क्रिस्टल है, वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, इसकी एंट्रोपी कम है। जब ये डिसॉल्व हो जाएगा तो एंट्रोपी ज्यादा हो जाएगी। तो जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं
उसमें ये देखा गया, एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, नया पैरामीटर हमने इंट्रोड्यूस किया कि रैंडमनेस भी अपना रोल प्ले करती है रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए। एच अपनी जगह पर है, एनर्जी चेंज अपनी जगह है, वो भी है, उसको कोई मना नहीं कर रहा है। दैट मीन्स स्पॉन्टेनिटी डिसाइड कौन करता है? एनर्जी, एंथैल्पी, एंड एक और नया टर्म है रैंडमनेस, दैट इज कॉल्ड एज एंट्रोपी। क्या है एंट्रोपी? रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस। अच्छा, कैसे नापोगे भाई? बड़ा मुश्किल काम है, हम बता ही नहीं सकते। क्या चीज नाप लोगे इसमें? मॉलिक्यूल रैंडम हो गया, कितना रैंडम हो गया, क्या स्केल रखोगे? नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट वैल्यू हम एंट्रोपी की नहीं जान सकते, कोई मुश्किल बात नहीं है, नहीं जान सकते। तो एंथैल्पी की भी नहीं जान सकते हम, इंटरनल एनर्जी की भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं जान पाते। हम अंतर की बात करते हैं, हमेशा कंपैरिजन की बात करते हैं। सारी दुनिया चली रही है अंतर पर, डिफरेंस पर चल रही है, रिलेटिविटी पर चल रही है। यहां भी अंतर की ही बात करेंगे। हमें इस बात से मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि एंट्रोपी एग्जैक्ट वैल्यू कितना रखती है इस बाद वाले सिस्टम की। हम तो बोलेंगे एंट्रोपी इसकी S2 है, इसकी S1 है। हमें S2 की वैल्यू नहीं पता है, हमें S1 की वैल्यू पता ही नहीं है, एब्सोल्यूट वैल्यू हम जान ही नहीं पाते। अपनी तरफ से कुछ मान लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए। हमें मतलब है इसके अंतर से, डेल्टा S से, S2 माइनस S1 बाद वाले फेज स्टेट की एंट्रोपी, रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस, बिखरावपन, जो भी आप कुछ बोलो, पहले वाले स्टेट की एंट्रोपी, रैंडमनेस, उनका अंतर डेल्टा एस या चेंज इन एंट्रोपी कहलाता है। तो डिफाइन कैसे करोगे? तो हमें ये जानने की जरूरत भी नहीं है और जान भी नहीं सकते हम इसको। एग्जैक्ट वैल्यू हम किसी की एंट्रोपी की नहीं जान सकते। कैसे जानोगे? क्या जानोगे कि कितना बिखरा हुआ है कोई चीज? कोई रूम है, आपने देखा रैंडम पड़ा हुआ है, बिल्कुल, तो आप क्या कौन सा स्केल लगाओगे कि कितना बिखरा हुआ है ये? हाँ, दो रूम को देख के कंपेयर जरूर कर सकते हो कि उसका ज्यादा है, इसका कम है, दोनों का अंतर। कोई एक स्केल लगा करके आप सारी दुनिया के लिए एक सिस्टम बना लो कि हम इस स्केल पर इसको रेफरेंस मान के इसके कंपैरिजन में देखेंगे कि कितना ज्यादा डिसऑर्डर था। तो अंतर हम निकाल सकते हैं। तो अंतर ही हमारे काम का भी है। सारे थर्मोडायनेमिक्स में हम एब्सोल्यूट वैल्यूज देखते ही नहीं है, डेल्टा एस ही हमारे काम की वैल्यू होती है। तो अगर एंट्रोपी की बात की जाए तो एंट्रोपी, एस बोलते हैं एंट्रोपी को, कैपिटल एस, स्मॉल एस से नहीं लिखना है, और एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और डेफिनेशन अब आई होप कि आपको समझ आ ही गई होगी कि क्या डेफिनेशन है। थर्मोडायनेमिक स्टेट क्वांटिटी, काम की बात आ गई। एक और स्टेट फंक्शन है, स्टेट पे डिपेंड करेगा। घूम फिर के वहीं अगर उसी स्टेट में आ गया कोई गैस, 1 मोल है, 1 लीटर के कंटेनर में रखी है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, टेम्परेचर उसका फिक्स है, तो रैंडमनेस उसकी उतनी होगी जितना इस स्टेट में कभी भी होगी। स्टेट पर डिपेंड करती है, पाथ पर डिपेंड नहीं करती है। तो थर्मोडायनेमिक एक ये पैरामीटर है, एंथैल्पी की तरह से ये स्टेट क्वांटिटी है। और कहते किसको हैं? ये मेजरमेंट है रैंडमनेस का। एंट्रोपी इज ए थर्मोडायनेमिक स्टेट क्वांटिटी। डेफिनेशन में ये बात लिखना जरूरी है, डेफिनेशन अधूरी रह जाती है ये बात अगर नहीं लिखते। स्टेट क्वांटिटी विच इज ए मेजर ऑफ या मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर। किसी भी सिस्टम में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं उनकी रैंडमनेस का मेजरमेंट हम कर रहे हैं। अब ये मैं आपको बता ही रहा हूं कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू जानने की कभी कोशिश नहीं करेंगे, हमें उसकी जरूरत भी नहीं है। हमें सिर्फ अंतर पर करना है कि स्टेट ए में एंट्रोपी की वैल्यू कितनी थी, स्टेट बी में चेंज हो जाएगी।
उन दोनों का अंतर डेल्टा एस ये हम मेजर भी कर सकते हैं और ये हमारे काम की चीज भी है। एंट्रोपी चेंज हमारे काम की है। अगर किसी मटेरियल की एंट्रोपी बोली जा रही है कि कम है, दैट मीन्स वो सिस्टम बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। जितना ज्यादा एंट्रोपी होगी सिस्टम उतना ही ज्यादा रैंडम होगा, उतना ही अनऑर्गेनाइज्ड होगा, उतना ही ज्यादा बिखरा हुआ होगा, उतना ही डिसऑर्डर्ड होगा। तो अब हम सोच सकते हैं कि नेचुरल प्रोसेस में क्या होता है। नेचुरल प्रोसेस जितने कितने में हम जानते हैं उसमें ज्यादातर, अभी तक तो आप वही केसेस जानते हो जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं, उसमें एंट्रोपी बढ़ने की तरफ चलती है। जितने भी नेचुरल प्रोसेस है उसमें एंट्रोपी बढ़ती चली जाती है, ऑर्गेनाइज सिस्टम से लेस ऑर्गेनाइज होता चला जाता है। तो यानी एक ये नया टर्म हो गया जो हम मेजर कर रहे हैं एनर्जी के अलावा, दैट इज एंट्रोपी। इसको समझना जरूरी है। जब ये बात समझ पाओगे तभी आगे और दूसरे वाली बात आप समझ पाओगे। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड एक्चुअल एंट्रोपी, ये तो अभी डिस्कस किया ही है। और हम अंतर बता सकते हैं। गिवन सब्सटेंस के लिए कोई क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है सपोज करते हैं। क्रिस्टलाइन में तो मॉलिक्यूल बहुत वेल ऑर्गेनाइज, जैसे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल होता है NaCl, ये खाने का नमक जो होता है इसकी बात मैं कर रहा हूं। इसमें एक सोडियम होता है तो उसके बाद क्लोरीन आ जाता है, क्लोरीन के बाद फिर इधर सोडियम होता है तो इधर फिर क्लोरीन आ जाता है, फिर इधर सोडियम होता है, इधर फिर क्लोरीन आ जाएगा, फिर इधर सोडियम होगा, फिर इधर क्लोरीन होगा। ये क्यूब रिपीटेड होते चले जाते हैं। तो वेल ऑर्गेनाइज, रैंडम नहीं है कि कहीं भी क्लोरीन आ गया कहीं भी सोडियम आ गया। एक सोडियम को 6 क्लोरीन सराउंड करेंगे, एक क्लोरीन को 6 सोडियम सराउंड करेंगे। पूरा सिस्टम जब बन जाएगा, इधर भी क्यूब होगा ना, ऊपर भी क्यूब होगा, इधर भी क्यूब होगा, इधर आगे भी क्यूब होगा। तो एक क्लोरीन को कितने सोडियम ने सराउंड किया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ऊपर हो गया, एक इस साइड हो गया, एक इस साइड हो गया। परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ओरिएंटेशन के साथ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में एक सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बनता है। अब इतना ऑर्गेनाइज होना तो हम बोलेंगे कि एंट्रोपी कम है। अब किसी भी सॉलिड की अगर क्रिस्टल स्टेट में वो है, क्रिस्टल का मतलब ये, सॉलिड भी बहुत सारे टाइप के होते हैं ना, एक तो एमोर्फस सॉलिड होते हैं, सॉलिड है बस सॉलिड है, कोई भी एटम कहीं भी पड़ा हुआ है कोई मतलब ही नहीं इस बात से, उसकी कोई ज्योमेट्री फिक्स नहीं है, तो उसकी बात नहीं हो रही है, क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात हो रही है। अगर वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है कोई सॉलिड, क्रिस्टलाइन फॉर्म का होने का मतलब ये हो गया, जरूरी नहीं कि उसके आर पार ही दिख रहा हो हमें तभी क्रिस्टल बोलोगे। क्रिस्टल का वो जो बचपन से सुनते आते हो ना, ये क्रिस्टल है बस उसमें आर पार देखना है, आंख के सामने रखा देखना है तो क्रिस्टल होगा, नहीं ऐसा नहीं है। सोडियम क्लोराइड भी क्रिस्टल है। जब एटम वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लगे होते हैं सॉलिड स्टेट में तब हम उसे क्रिस्टल बोलते हैं। क्रिस्टल स्टेट की एंट्रोपी कम, लिक्विड की थोड़ी ज्यादा, गैसियस स्टेट की सबसे ज्यादा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, काम की बात है। एंट्रोपी सॉलिड, लिक्विड, गैस, वाटर ही लो, एक ही मटेरियल ले रहा हूं मैं, H2O यानी आइस, H2O लिक्विड, H2O गैस। एंट्रोपी गैस की ज्यादा है, कितनी ज्यादा है ये नहीं पता हमें, वो तो डेल्टा एस से पता चलेगा। एंट्रोपी लिक्विड की कुछ कम है, सॉलिड की एंट्रोपी और भी कम है, एस ऑफ सॉलिड। किसी एक गिवन मटेरियल के लिए, आयरन है, आयरन 3 फेज में रह सकता है, आयरन सॉलिड है, आयरन को मेल्ट कर दो, हीट कर दो, लिक्विड बन जाएगा, एंट्रोपी बढ़ जाएगी। आयरन को और हीट करो, वेपर्स बन जाएंगे, जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें आयरन के वेपर्स देखने में भी मिल जाते हैं।
क्या होगा वो, एंट्रोपी बढ़ गई। तो किसी मटेरियल की एंट्रोपी उसके फेज पर डिपेंड करती है। अब लिक्विड में भी कई फेजेस हैं, थोड़ा सा जमा हुआ है, एक ज्यादा एनर्जी का लिक्विड है, एक ज्यादा टेम्परेचर का लिक्विड है, कम टेम्परेचर का लिक्विड है। ज्यादा टेम्परेचर का लिक्विड होने में मॉलिक्यूल ज्यादा घूम रहे होंगे, ज्यादा रैंडम है। कम टेम्परेचर के लिक्विड में मॉलिक्यूल कुछ शांत हो जाएंगे, कम तेजी से घूमेंगे। दो गैस हैं मेरे पास, एक O2 100 डिग्री सेल्सियस पर है, एक O2 0 डिग्री सेल्सियस पर है। इसके मॉलिक्यूल में मोशन कम होगा, इसके मॉलिक्यूल में मोशन ज्यादा होगा। ये ज्यादा रैंडमली चल रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो हम गैस की ज्यादा तो बता दी हमने, लेकिन गैस के दो स्टेट को भी हम बता सकते हैं। एक स्टेट ऐसी थी कि जिसमें टेम्परेचर हमने हाई रखा, हायर टेम्परेचर पर एंट्रोपी ज्यादा, लोअर टेम्परेचर पर सेम मटेरियल, ध्यान रहे सेम मटेरियल, सेम वॉल्यूम, सेम प्रेशर, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाया मैंने और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ सेम। अब ये नहीं है कि 0 पे तो ले लिया आपने कार्बन डाइऑक्साइड और 100 पे ले लिया ऑक्सीजन। इसका वॉल्यूम लिया मैंने कम, इसका वॉल्यूम ज्यादा, सारे पैरामीटर फिक्स रखे, सिर्फ टेम्परेचर को चेंज किया। तब हाई टेम्परेचर पर एंट्रोपी ज्यादा, लो टेम्परेचर पर एंट्रोपी कम। तो ये दो बातें काम की हो गई। बात नंबर 1 क्या रही, सॉलिड लिक्विड गैस में सेम अगर मटेरियल है तब गैस स्टेट में एंट्रोपी ज्यादा, सॉलिड स्टेट में एंट्रोपी सबसे कम। और दूसरी बात, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हैं और टेम्परेचर के साथ एक एंट्रोपी का लेवल बढ़ता चला जाना चाहिए। टेम्परेचर एक, हम बता सकते हैं कि स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी, यानी एंट्रोपी बढ़ेगी। क्यों एंट्रोपी बढ़ेगी, क्योंकि मोशन बढ़ते चले जाएंगे मॉलिक्यूल के। तो अगर हम किसी सिस्टम में बाहर से हीट दे देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा। सिस्टम को अगर हीट मिली, हीट मिलने पर अगर टेम्परेचर बढ़ गया, अब सिस्टम को जब हीट दोगे तो दो काम हो सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता। ये तो थर्मोडायनेमिक्स की बात आ गई ना। जितनी हीट मिली उसका उसने काम कर दिया, वर्क कर दिया, और जितनी हीट मिली उसको उसने कुछ टेम्परेचर में कन्वर्ट कर लिया बढ़ाने में, और कुछ से वर्क कर लिया। तीसरा काम क्या हो सकता था, जितनी हीट मिली सारा टेम्परेचर बढ़ाने में काम कर दिया, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में काम कर दिया, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की बढ़ाने में कर दिया। तो हीट का इफेक्ट एंड टेम्परेचर के इफेक्ट में थोड़ा सा अंतर आएगा। हीट ने अगर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया, मॉलिक्यूल के मोशन में कोई परिवर्तन नहीं किया देने के बाद, तब हम रैंडमनेस की बात नहीं करेंगे। तो अगर हमने किसी सिस्टम में हीट को ऐड कर दिया तब क्या होगा, लोअर टेम्परेचर पर randomness when the same quantity of heat is added to higher temperature। एक टेम्परेचर किसी सब्सटेंस का था मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस, एक कोई सब्सटेंस सेम सब्सटेंस था उसका टेम्परेचर था 50 डिग्री सेल्सियस। यहां पर मैंने क्वांटिटी हीट की इसको दी, क्वांटिटी इसको हीट की दी, तो क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए, बताओ भाई, सोच के बताओ थोड़ा सा। दोबारा से बता देता हूं, चलो कोई बात नहीं। मेरे पास दो कंटेनर हैं, यहां साफ साफ लिख करके बताता हूं। 100 डिग्री सेल्सियस एक का टेम्परेचर है, मैंने क्यू क्वांटिटी हीट का इसे दिया, तो डेफिनेटली इसकी रैंडमनेस बढ़ेगी। दूसरा एक और मेरे पास टेम्परेचर था, कम मान लेता हूं मैं, काफी कम मान लेता हूं, यहां पर सपोज करते हैं मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस था, 0 से भी कम ले सकते हो, उसको मैंने क्यू दिया। यहां भी रैंडमनेस बढ़ेगी,
वाटर ही ले लो, चलो सोच के देखो, वाटर 0 पे आइस होगा, जब आप इसे हीट दोगे तो ये एकदम से टूट करके वाटर में बदल जाएगा, बहुत तेजी से रैंडमनेस बढ़ेगी। ये तो पहले से ही गैसियस है, रैंडमनेस पहले ही बहुत ज्यादा है इसकी। हीट अगर दे भी देते हो तो रैंडमनेस बढ़ तो जाएगी लेकिन कम बढ़ेगी। तो जो चेंज इन एंट्रोपी हुआ हायर टेम्परेचर पर कम हुआ, लोअर टेम्परेचर पर ज्यादा हुआ। तो टेम्परेचर से तो इनवर्सली रिलेटेड हो गया ना। एंट्रोपी चेंज यहां पर हुआ है लेस एंट्रोपी चेंज, यहां पर हुआ है मोर एंट्रोपी चेंज। सेम अमाउंट हीट देने के बावजूद भी टेम्परेचर क्योंकि ज्यादा था तो ज्यादा टेम्परेचर पर कम एंट्रोपी चेंज आया, कम टेम्परेचर पर ज्यादा एंट्रोपी चेंज आया। तो चेंज इन एंट्रोपी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर हायर रखेंगे तो हीट देने पर कम चेंज आएगा, लोअर टेम्परेचर पर हीट देने पर ज्यादा चेंज आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ये पॉइंट में कंफ्यूजन लगता है कि जी हीट दी तो एंट्रोपी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है, हाई टेम्परेचर पर कम बढ़ेगी, लोअर टेम्परेचर पर ज्यादा बढ़ेगी। ये बात आपको याद रखनी है एक। तो डेल्टा एस हम किसे कहते हैं? फाइनल स्टेट की एंट्रोपी माइनस इनिशियल स्टेट की एंट्रोपी, Q बाई टी के इक्वल हो जाएगा। चेंज इन एंट्रोपी किसके इनवर्सली रिलेटेड है? टेम्परेचर के इनवर्सली रिलेटेड है। और हीट जो दिया है, हीट से तो इंक्रीज होती है, लेकिन टेम्परेचर हायर टेम्परेचर पर कम हो रही है तो Q बाई टी हो जाएगा। डेल्टा एस विल बी इक्वल टू Q बाई टी अगर हम रिलेशन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो। यहां से एक रिलेशन ये हम निकालना शुरू करते हैं। अगर किसी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो वो पॉजिटिव रखी जाएगी। मान लो हीट एब्जॉर्ब हुई कहीं तो Q क्या रखा जाएगा? पॉजिटिव रखा जाएगा, तो डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा। और अगर किसी रिएक्शन में हीट इवॉल्व हुई, रिवर्स कर देता हूं मैं, तो हम क्या करते हैं? ऐसे केस में हम डेल्टा एस फिर नेगेटिव रखेंगे। हीट एब्जॉर्ब्ड तो पॉजिटिव, हीट इवॉल्व तो नेगेटिव। डेल्टा एस के लिए ये डिसाइड किया जाता है। तो ये एक पोर्शन मैंने बताया आपको एंट्रोपी के बारे में। बाकी एंट्रोपी यहां जानने के बाद हम दूसरी क्लास जो होगी इसके बाद अगले क्लास, इसमें हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में क्या होता है। एक पैरामीटर ये आपका हो गया, इसको अच्छी तरह से सोच करके पढ़ो, आसपास की चीजों को एनालाइज करके पढ़ो, जो हमारे आसपास घटनाएं हो रही हैं उससे रिलेट करो और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ इसको। और इंटरेस्टिंग तभी बनेगा जब आप सारे प्रोसेसेस जो हो रहे हैं उनमें इसको अप्लाई करोगे। डेली लाइफ से बड़े एग्जांपल्स मिल सकते हैं इसके। और इसमें जितना भी मैंने सिखाया, इसमें कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है हमेशा, इसको प्रॉपरली आप करना। तो आज के लिए मैं इसको इतना ही रख रहा हूं, बाकी हम अगली क्लास में गिब्स फ्री एनर्जी और इनका रिलेशन तीनों का आपस में, डेल्टा एच, डेल्टा एच, डेल्टा एस एंड डेल्टा जी, इनका आपस में रिलेशन पढ़ लेंगे।